नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यस्मित पटेल आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप लोग समाजशास्त्र के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उन पहले की वीडियोज को भी अवश्य देखें, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक यानी कि विषय है वो है हमारा मैरिज। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को इतनी बेहतरीन ढंग से डील करने वाले हैं कि आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में हल कर लिया करेंगे। मैरिज अगर हम लोग देखें तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और एक बहुत ही विचारहीन और मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लोगों को अच्छे से समझ नहीं है। बस वो लोग विवाह को एक फंक्शन ही समझते हैं। तो इसी प्रकार की जो भ्रम है उन सबको दूर करने के लिए और सबको एक मैरिज के बारे में एक साइंटिफिक दृष्टिकोण मैं इस वीडियो के माध्यम से दे सकूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मैरिज है क्या। दोस्तों, जो मैरिज है एक तरीके का, पहली बात तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। हम लोगों ने सोशल इंस्टीट्यूशन टॉपिक को आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में पहले ही समझ लिया है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या होती हैं। उसी में से जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है वो है मैरिज। Marriage is an important and universal social institution of society. As a social institution, it provides a recognized form for entering into a relatively enduring heterosexual relationship of the bearing and rearing of a children. It is thus primarily a way of regulating human reproduction. This reproduction, however, also has a sociological dimension. In some societies, particularly in the industrialized Western societies, the chief aim of marriage is not only procreation but championship, emotional and psychological support और equally emphasized। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें शब्द मैरिज की तो जिसका हिंदी में अर्थ होता है विवाह, ये पूरे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बड़ी सामाजिक संस्थान है, सामाजिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है, हमें इसके जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे एक स्कूल जो है एक इंस्टीट्यूशन की तरीके से काम करता है, तो उसका ये काम होता है कि वहाँ पर बच्चे आते हैं, वो चीज़ों को सीखते हैं और उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके अपने जीवन को आसानी से जीते हैं। उसी तरीके से जो हमारा विवाह है, जो मैरिज है, वो इस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन का काम करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें हम लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप की, तो जो मैरिज ही एक ऐसा राइट है जो हम लोगों को सोसाइटी में इस राइट के साथ इंटर करता है। ठीक है, और जिसकी हेल्प से वी कैन बियर एंड रियर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इट इज दस प्राइमरली अ वे ऑफ रेगुलेटिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई हमारा मैरिज के बारे में कि ये कैसे मतलब डील करती है एक इंस्टीट्यूशन की तरीके से। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि जो विवाह होते हैं उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मैरिज एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले ही की यूनिट में ये आसानी से देख चुके हैं, जो मैरिज है एक तरीके का मतलब इंस्टीट्यूशन है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो इसमें कौन किससे मैरिज करेगा और किससे नहीं करेगा, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मैरिज करने को, और कितनी फॉर्म्स में या कितने टाइप्स में मैरिज एग्जिस्ट करती है। तो जिसमें से हम लोगों का पहला जो फॉर्म है वो है दोस्तों मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है, मोनोगैमी रिस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट अ टाइम। मीन्स ये एक ऐसा विवाह होता है जिसमें
आप एक समय में एक ही कपल के साथ एक ही वाइफ के साथ रह सकते हैं, और अगर वाइफ है तो एक ही हस्बैंड के साथ रह सकते हैं, जिसे हम लोगों ने एक पिक्चर के माध्यम से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। यू कैन सी हेयर that there is only one male and one female standing here, which is showing that it is a form of marriage in which a person is married to one person at a time। अगर दोस्तों हम लोग बात करें मोनोगैमी की, तो उसके भी कुछ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, जिसमें से पहला है हमारा सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तो ये ऐसा है कि जैसे कई सारी सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जैसे किसी की शादी के बाद डेथ हो गई, तो अलाउ नहीं करते हैं वो लोग शादी करना, या डाइवोर्स के बाद दूसरी वो लोग शादी नहीं कर सकते। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि अंडर द सीरियल मोनोगैमी इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन ऑफन ऑन द डेथ ऑफ फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डाइवोर्स। तो जो सीरियल मोनोगैमी होती है, इसमें जो लोग होते हैं, अगर किसी की विवाह के बाद मृत्यु हो जाती है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होता है वो दूसरी शादी कर सकता है। ये सीरियल मोनोगैमी के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे फॉर्म की, तो उसे हम लोग स्ट्रेट मोनोगैमी के तहत उसके नाम से जानते हैं। स्ट्रेट मोनोगैमी में क्या होता है कि इसमें ये जस्ट रिवर्स होता है सीरियल मोनोगैमी का। इसमें जो कोई भी कपल होते हैं और अगर उनमें से किसी की शादी के बाद डेथ हो जाती है, तो आप लोगों को ये अलाउ नहीं होता है कि आप दोबारा शादी कर लें या दूसरी शादी करें। तो हम लोग ये कह सकते हैं, इट इज अ सोसाइटी which may also practice straight monogamy in which remarriage is not allowed। स्ट्रेट मोनोगमी वहां पर प्रैक्टिस होती है, वहां पर हम लोग कहेंगे एग्जिस्ट करती है, जहां पर पुनर्विवाह अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें इधर, तो जो रीमैरिजेस हैं वो कहीं ना कहीं पर अलाउ कर दी गई हैं। सम लोअर कास्टेस जो हैं, वहाँ पर विडो रीमैरिज परमिटेड नहीं है। अगर हम लोग कुछ हायर क्लासेस की बात करें हिंदूज में, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत अलाउ कर दिया गया है। एक वर्ड आता है हम लोगों के पास, लेविरिएट मैरिज। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन सच अ मैरिज यूजुअली द डिसीज्ड husband's brother was considered a preferred mate। This practice helped keep property within the family। लेविरेट मैरिज हम लोग तब कहेंगे ये एग्जिस्ट करती है, जब हम लोग वहाँ पर अगर जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, कोई कपल है और उसमें से शादी के बाद उसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो फीमेल बचती है उसको लिए यही प्रेफरेंशियल होता है, और यही उसको चूज भी करना होता है कि जो उसके हस्बैंड के ब्रदर हैं या उसका जो देवर था, उसी के साथ उसको शादी करनी होगी। अगर ऐसा कोई केस आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग समझ जाइए कि वहां पर लेविरेट मैरिज की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेविरेट मैरिज इज दैट टाइप ऑफ मैरिज इन विच द डिसीज्ड हस्बैंड्स ब्रदर वाज कंसीडर्ड अ प्रिफर्ड मेट। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मैरिज के सेकेंड फॉर्म की, तो उसे हम लोग जानते हैं पॉलीगैमी के नाम से। पॉलीगैमी, जैसे कि हम लोगों को नाम से ही दिख रहा है, पॉली मतलब मैनी, तो वी कैन से दैट पॉलीगैमी डिनोट्स द मैरिज टू मोर देन वन मेट एट वन टाइम। हम लोग कह सकते हैं कि एक समय कई सारे लोगों के साथ विवाह कर सकते हैं। ऐसी अगर कोई स्थिति बैठती है या दिखती है, तो वो पॉलीगैमी के अंदर आएगी। इसके भी कुछ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा पॉलीगिनी। इसमें क्या होता है, इन दिस केस देयर इज अ वन हस्बैंड विद टू और मोर वाइफ। जो हस्बैंड होता है वो एक होता है, और उसकी पत्नियां होती हैं वो दो या दो से अधिक होती हैं। इसको हम लोग एक पिक्चर से देखते हैं, जिसकी मदद से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं आराम से कि जो बीच में मिडल में बंदा दिख रहा है वो मेन है, जो उसके अगल बगल है वो फीमेल है। तो ये आसानी से ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर जो हस्बैंड है वो एक है, और उसकी वाइफ है वो दो या दो से अधिक है। जो हमारा पॉलीगैमी का जो नेक्स्ट फॉर्म है, उसे हम लोग पॉलीएंड्री के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि वाइफ एक होती है और हस्बैंड जो होते हैं दो या दो से
अधिक होते हैं। ये जस्ट अपोजिट केस होता है पॉलीगैनी का। जो डिफिनीशन इसकी निकलती है वो भी सिमिलर ही है, बस अपोजिट होती, वर्ड्स का खेल है, वर्ड्स बदल जाते हैं। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वन वाइफ विद टू और मोर हस्बैंड्स। इसे भी हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, जैसे हम हमारे दिमाग में कुछ विजुअलाइजेशन बन जाए तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। जैसे कि इसमें हम लोग देखें तो बीच में एक हमें फीमेल दिख रही है, पिक्चर के बिल्कुल मिड में देखें, और जो उसके साइड में वो सारे के सारे मेल हैं। तो ये हमें यही डिनोट करते हैं कि अंडर द पॉलीएंड्री देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन वाइफ विथ टू और मोर हस्बैंड्स। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने उसमें मोनोगैमी में पढ़ा था कि जैसे मान लो कि शादी होती है कपल की, तो उसके बाद अचानक किसी की डेथ हो जाती है, या मतलब कुछ सालों बाद डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, वो लोग दोबारा शादी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो किसके साथ कर सकते हैं, क्या प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। तो उसी में पॉलीगिनी के अंदर जो एक वर्ड आता है वो आता है हमारा सोरोरल पॉलीगिनी। ये दो वर्ड हैं इसमें, एक है सोरोरल, दूसरा है पॉलीगिनी। पॉलीगिनी का तो मतलब हम लोग देख ही चुके हैं कि एक हस्बैंड होता है और जो वाइफ होती है दो या दो से अधिक होती हैं। तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई कपल है और उनकी शादी की, और शादी के बाद उनमें से डेथ हो जाती है, तो जैसे कि मान लीजिए कि फीमेल की डेथ होती है, और इसमें जो हस्बैंड है उसको मतलब जो उसकी वाइफ थी उसकी सिस्टर से ही मैरिज करनी होगी दोबारा। अगर वो करता है तो सोरोरल पॉलीगिनी का केस बनता है। अगर हम लोग इसको आसान ही भाषा में सुने, तो अगर कोई कपल है और उसकी शादी के बाद उसमें से जो फीमेल पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो रिमेनिंग मेल पार्टनर बचता है उसको अपनी वाइफ की जो सिस्टर्स होती हैं उनके साथ ही वो मैरिज कर सकता है। और अगर ऐसी कोई स्थिति हमें कहीं भी देखने को मिलती है तो आप लोग उसे आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर सोरोरल पॉलीगिनी है या सोरोरल पॉलीगिनी की बात हो रही है। इसी तरीके से पॉलीएंड्री में भी एक वर्ड एग्जिस्ट करता है जिसे हम लोग फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री के नाम से जानते हैं। इसमें भी दो वर्ड हम लोग को दिख रहे हैं, एक तो फ्रैटर्नल, एक पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब हम लोग पहले से ही समझ सके हैं कि वाइफ तो एक होती है लेकिन जो हस्बैंड्स हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं। तो अगर इसमें भी हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, मानिए कि कोई कपल है, उनकी मैरिज हुई और शादी के बाद उनमें से डेथ हो जाती है उसकी क्या कहते हैं हस्बैंड की, तो जो रिमेनिंग फीमेल पार्टनर है उसके पास यही प्रेफरेंस होता है कि वो अपने जो हस्बैंड थे उसके भाइयों के साथ ही वो शादी कर सकती है। यही सोसाइटी में अलाउ है। अगर ऐसी कहीं पे स्थिति हमें देखने को मिलती है तो वो लोग आप आसानी से समझ जाइए कि यहाँ पर जो है फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री की बात हो रही है। दोस्तों एक मतलब एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, अगर आप इसको कहीं भी एग्जाम में लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक सामाजिक समाजशास्त्री थे जिनको हम लोग मुर्डॉक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक रिसर्च की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने 283 सोसाइटीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। उसमें से उन्होंने देखा था कि 193 सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर पॉलीगिनी प्रैक्टिस होती है, और 43 सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर मोनोगैमस एग्जिस्ट करता है, और 2 सोसाइटीज मात्र ऐसी हैं जहां पर पॉलीएंड्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है दोस्तों, और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जैसे कि तिब्बत हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फ्लोरिशिंग पॉलीएंड्रस कम्युनिटी बाय प्रिंस पेटर। एक समाजशास्त्री है प्रिंस पेटर, उन्होंने बताया है कि जो तिब्बत है इसे हम लोग सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट फ्लरिशिंग पॉलीएंड्रस कम्युनिटी का दर्जा देते हैं। ठीक है, ये हो गई बात हमारी फॉर्म्स ऑफ मैरिज की, जिसमें हम लोगों ने दोनों फॉर्म्स को पूरी डिटेल में पढ़ लिया, जिसमें पहला था हमारा मोनोगैमस और दूसरा था पॉलीगैमी। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में, मतलब विवाह के लिए कौन कौन से नियम हैं और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि सभी सोसाइटीज का एक प्रिस्क्रिप्शंस है, या हम लोग कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शंस है, जिसके तहत ये डिसाइडेड होता है कि कौन किसके साथ मैरी कर सकता है और किन किन शर्तों के साथ, और क्या नियम है जिनको फॉलो करते ही वो मैरिज कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास इंडोगैमी। इंडोगैमी का मतलब होता है जहाँ पर कोई मैरी करता है, शादी करता है अपने ही ग्रुप में
ग्रुप से मतलब होता है हमारा, अगर मेनली देखें कॉमन तो अपनी कास्ट में, अगर कोई बंदा अपनी ही कास्ट में शादी करता है, कोई बंदे की बात मतलब मेल की बात नहीं हो रही, फीमेल का भी केस ले सकते हैं, अगर कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो मेल हो या फीमेल अगर अपने ही ग्रुप में यानी कि कास्ट में या किन में अगर शादी करती या करता है तो उसे हम लोग रखेंगे इंडोगैमी के अंदर। सो वी कैन डिफाइन द इंडोगैमी which requires an individual to marry within a culturally defined group of which he or she is already a member, as for example caste। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करें इंडोगेमी के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ये एक तरीके से फॉर्म ऑफ मैरिज ही होता है, अनुलोम एंड प्रतिलोम। तो जो अनुलोम विवाह होता है इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है वो लोअर क्लास की होती है और जो आदमी होता है वो हायर क्लास का होता है। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक संधि होती है लोअर क्लास वुमेन और हायर कास्ट मैन के बीच में, जिसे हम लोग हाइपरगैमी के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा केस बनता है प्रतिलोम का, इसमें क्या होता है कि एक एलियंस होती है, संध होती है, जिसमें जो वुमेन होती है वो हायर कास्ट की होती है और जो मैन होता है वो लोअर कास्ट का होता है। तो जिसे हम लोग सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में हाइपोगैमी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग को बस इतना याद रखना है कि दो एक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं इंडोगैमी के अंदर भी, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम जो है उसे हम लोग सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में हाइपरगैमी के नाम से जानते हैं, और जो प्रतिलोम जो कि अनुलोम का बिल्कुल अपोजिट है, जिसे हम लोग समाज शास्त्र की भाषा में हाइपोगैमी के नाम से जानते हैं। अनुलोम में क्या होता है या हाइपरगैमी में क्या होता है कि जो आप नाम से याद कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम है तो यहाँ पर आखिरी में क्या दिख रहा है, एल ओ, तो हम लोग याद रख सकते हैं कि एल ओ मतलब लोअर, सबसे पहले कौन आएगा, वुमेन, महिला हमेशा पहले होती ना, तो लोअर क्लास की वुमेन और हायर कास्ट का मैन। तो फिर उसके बाद तो आसानी से याद कर सकते हैं, जब पहले वाले में लोअर क्लास वुमेन था तो प्रतिलोम में जाहिर सी बात है कि हायर कास्ट का वुमेन और लोअर कास्ट का मैन, इन दोनों के बीच में संधि होती है। जो हमारा दूसरा रूल है या जो दूसरा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं मैरिज का नियम है, वो है जिसे हम लोग एक्सोगैमी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जब कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे ग्रुप के साथ शादी करता है, या किसी, मान लो अगर हम एग्जांपल लें, किसी दूसरी कास्ट के साथ शादी करता है, ठीक है, तो अगर हम लोग को इसको डिफाइन करना है तो हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो एक्सोगैमी है वो इंडोगैमी का एक तो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल रिवर्स है, विच रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड ऑफ हिज और हर ओन ग्रुप, जिसमें एक आदमी या एक महिला अपने ग्रुप से बाहर शादी करते हैं। अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल की मदद से समझें तो जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक लड़का है, वो बिलोंग करता है वो एससी कैटेगरी को, और एक लड़की है जिससे वो शादी करता है वो बिलोंग करती है जनरल कैटेगरी को। तो हम लोग जो यहाँ पर केस एग्जिस्ट करता है, जो सिचुएशन बनती है, उसी को हम लोग हेक्सोगैमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ जो पॉइंट्स आते हैं, रूल्स हैं हेक्सोगैमी के अंदर, जैसे इंडोगैमी के अंदर हम लोगों ने अनुलोम प्रतिलोम के बारे में पढ़ा, वैसे एक्सोगैमी में भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स आते हैं। मतलब उनके अंदर हम लोग को फॉलो करना होता है गोत्र, प्रवर्ण और सपिंड। ये एक तरीके से मतलब वो चीजें हैं जिनको मैच किया जाता है शादी से पहले। एक एक्ट था हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में आया था, उसने ये सब फॉरवर्ड कर दिया था, मतलब सपिंडा, और स्पेसिफाई कर दिया था उसने कि जो मैरिज है दो लोगों के बीच में वो वैलिड है कब तक, जो फादर की साइड है उनकी 5 जनरेशन, और जो मदर की साइड है उनकी मतलब जो 3 जनरेशन है, इज वाइड अनलेस परमिटेड बाय लोकल कस्टम। जब तक उसको कोई लोकल कस्टम परमिट नहीं कर देता है तब तक वो वाइड है, मतलब बेकार है एक तरीके से। ठीक है, ये बात हो गई हमारी मैरिज के रूल्स की। दोस्तों अगर हम लोग मैरिज की बात कर रहे हैं यानी कि विवाह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिस टॉपिक को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसकी बात ना हो तो मैरिज वर्ड ही बेकार है। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं मेट सिलेक्शन कि मतलब हम लोग शादी करें तो करें किससे, जिसमें कई सारे बिंदु हैं जिनको हम लोग प्रेफर करते हैं। सबसे पहले तो स्टेटस वगैरह देखा जाता है, ठीक है,
और फिर अगर फीमेल है तो उसकी क्वालिटीज़, अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो इसमें जो लड़कियां जॉब करती हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, ऐसी ही कई सारी सिचुएशंस को मैच जब होती हैं दो लोगों के बीच में, तब ही शादी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है एक तरीके से, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जिसमें से जो दो कॉमन वर्ड हम लोगों को जनरली सुनने को मिलते हैं वो है, हम उनमें से हमारे पास एक सामने है अरेंज मैरिज। इसमें क्या होता है कि, और दूसरा है लव मैरिज। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में दोस्तों होता है कि जैसे कि जो हमारी पुरानी सोसाइटीज थी वहाँ पर ये मतलब एक तरीके से बहुत ही भारी मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलता था। इसमें क्या होता था कि जो शादियाँ होती थी वो फैमिली के कंसेशन से होती थी, मतलब सहमति से होती थी। जब तक फैमिली राजी नहीं होती थी तब तक शादी आगे नहीं अलाउ होती थी। इसमें कभी-कभी तो लोगों को फोर्स भी किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, उनका परिवार जो है गरीब है, तो उनके परिवार वालों ने दहेज के चक्कर में ही शादी कर ली। तो ये सारे केसेस जो हैं हम लोगों को खुद देखने को मिलते हैं, और ये एक तरीके से अरेंज मैरिज के अंदर ही ज़्यादातर होता है। तो अगर हम लोग इसको एक बुकिश लैंग्वेज के रूप से देखें, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज लाइक इंडिया where extended family network has been crucial, arranging marriage has been the concern of parents and elders. In addition, gains in the terms of family prestige, economic prosperity, and power, especially in the affluent families, have also been sought through proper marriage alliances. Consequently, marriage has been considered to be a serious matter which could not be left to the fancies of the immature. इनका मानना है कि जो मैरिज है वो एक सीरियस मैटर है, इसलिए हम इमेच्योर लोगों को पर ये छोड़ नहीं सकते हैं कि वो लोग मतलब अपनी फैंसी के लिए इसको इस इतने बड़े जो उनके हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है उसको पूरी तरीके से वो लोग डिसाइड कर दें। सच मैरिज है ऑल्सो बीन अनअवॉइडेबल बिकॉज इन दिस सोसाइटीज देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट रिजिड सेक्स segregation due to which marriageable young girls and boys could not come together and know one another. ठीक है दोस्तों, even today heterosexual intermingling is not widely prevalent, and young people, especially girls themselves, seem to prefer arranged marriage, which saves them from many psychological tensions which modern youth undergo in many of the western societies. तो अरेंज मैरिज को हम लोगों ने देखा और अच्छा आसानी से समझा, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि और कुछ भी अरेंज मैरिज में बताने लायक है। आगे हम लोग जो हमारा मेट सिलेक्शन का दूसरा तरीका है एक तरीके से लव मैरिज। तो ये जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर है पूरा का पूरा। अगर जितनी भी मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो अधिकतर जो यहाँ पर रेशियो बढ़ रहा है वो अरेंज मैरिज को घटा करके लोगों ने लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी है आजकल। इसमें क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं या जो मेट्स होते हैं वो आपसी सहमति से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, और वो लोग एक दूसरे को एक मतलब वो लोग एक दूसरे को जानते तो पहले से ही होते हैं, एक प्रॉपर नाम देते हैं उस रिलेशनशिप को। तो अगर वो लोग मैरिज करते हैं तो उसे हम लोग लव मैरिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो मेनली फोकस होता है, जो मेनली देखने को मिलता था पहले हम लोग को वेस्टर्न सोसाइटीज में मिलता था। अगर हम लोग अब बात करें तो ये मॉडर्न सोसाइटी जैसे हैं वहाँ पर भी इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर ये जो लव मैरिज है, पहली बात तो देखो हर चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। आपने अपनी मनपसंद मेट का सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि समाजशास्त्रियों ने बताया कि जैसे कि आपने लव मैरिज कर ली उसके बाद कई सारे आपके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं कि आप लोग फैमिली को मैरिज मतलब जो मैरिज से आपके बाद आपकी जो फैमिली बनी है उसको आप लोग उसमें आप लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने मतलब कुछ कुछ समय के एंजॉयमेंट के लिए अपने इस रिलेशन को इतना मतलब आप स्ट्रेसफुल बना देते हैं कि आपको अंत में एक तरीके से डाइवोर्स ही लेना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं को ही लव मैरिज के अंदर देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैरिज टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल ढंग से बहुत ही कुछ सीख गए हैं। अगर आपसे कोई भी प्रश्न
पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में सोशियोलॉजी के इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग उसको आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों मैं कहीं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे कोई भी वर्ड छूट गए हैं या मैरिज से रिलेटेड कोई भी पॉइंट या कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, तो कृपया करके आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो शिक्षा पॉइंट के नाम से। आप लोग वहां जाकर के सर्च करिए, आप लोग उसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पहले समझाऊंगा, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये तो हो गई हमारे आज के टॉपिक की बात। रही अब कुछ प्रमोशन वाली बात कर ली जाए, तो हम लोग यही कहते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने वीडियोज को देखा, जैसा भी आप लोगों को देख के लगा हो, जो भी आप लोगों का रिव्यू है उसे आप लोग बताएं, अच्छा हो या बुरा। बुरा होगा तो हम लोग उससे सीखेंगे और उन चीज़ों का सुधार करके और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे आप लोग आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पा सकें और जल्द से जल्द उन चीज़ों को देखकर समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों।